Yes, welcome class 12 to today's video lecture. क्लास आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारे एलपीजी पॉलिसीज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज impact of these government policy changes or we can say impact of LPG policies 1991 on the Indian firms and industry. क्लास एक तरह से एक लेंदी टॉपिक है बिकॉज देयर आर 7 पॉइंट्स: इंक्रीजिंग कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, चेंज इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सो ऑन. But don't worry, we would be covering each and every point in detail so that our twin objective is fulfilled. आपको पता है हमारा twin objective क्या है? Number one, the concept clarity, कि आपको concept अच्छे से clear हो जाए so that you can easily identify the case studies. And second important point is class that कि आपको पता हो what you have to write in your CBSE answer sheet. कि जब ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन में आए तो आपको कौन सी लाइंस लिखनी है, आपको क्या आंसर लिखना है, so that you will score full marks in your board exams. So okay class, let's begin with each point in detail. So the first point is class increasing competition. Class देखो, पहले चीज समझो कि कौन कौन से वो चेंजेस आए जिनकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया. नंबर वन, डी लाइसेंसिंग. डी लाइसेंसिंग आपको पता है कि पहले इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसको लेने का प्रोसीजर काफी कॉम्प्लिकेटेड था. But after the economic reforms of 1991, 6 इंडस्ट्रीज को छोड़ के सभी इंडस्ट्रीज को विदाउट लाइसेंस ओपन होने की परमिशन मिल गई. अब लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट खत्म हो गई. जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी उसको गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया. इससे क्या फायदा हुआ कि काफी लोग, बहुत ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो अब बिजनेस में एंट्री करने लगी, वो सेकेंडरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में एंट्री करने लगी. क्यों? क्योंकि अब लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हट गई थी एंड आप एक तरह से कह सकते हो इजी हो गया था बिजनेस में एंट्री करना. ठीक है. दूसरी बात, लिबरलाइज एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म्स. अब जो फॉरेन फर्म्स थी, एमएनसीज, जिनके लिए पहले इंडिया में आना काफी कॉम्प्लिकेटेड था, मुश्किल था, देयर वाज रेड टेपिज्म, कम्परसम प्रोसीजर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो प्रोसीजर इजी कर दिया गया, सिंप्लीफाई कर दिया गया. जो एमएनसीज थी उनकी एंट्री इंडिया में इजी कर दी गई. अब इन दोनों चीजों से क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ गया. देखो, डी लाइसेंसिंग की वजह से क्या हुआ? इंटरनल कंपटीशन बढ़े. यानी जो इंडियन लोग ही जो पहले बिजनेस में एंट्री नहीं कर रहे थे, स्टार्टअप नहीं लॉन्च कर रहे थे, अब जब उन्हें पता चला कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हट गई है, अब बहुत इजी हो गया बिजनेस में एंट्री करना, तो उन लोगों ने बिजनेस में एंट्री करनी शुरू कर दी. ठीक है. दूसरी बात, जैसे ही फॉरेन फर्म्स इंडिया में आने लगे तो उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी थी, उनके पास बेटर गुड्स एंड सर्विसेज थे. उन्होंने जैसे ही अपने बिजनेसेस को इंडिया में लॉन्च किया तो ऑटोमेटिक कंपटीशन बढ़ गया इंडियन फर्म्स के लिए. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज सुनो, पहले ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो थे वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी कि भाई पब्लिक सेक्टर ही इन्हें स्टार्ट कर सकता, प्राइवेट सेक्टर में से कोई भी इनको स्टार्ट नहीं कर सकता. लेकिन आफ्टर द रिफॉर्म्स ऑफ 1991 क्लास, काफी इंडस्ट्रीज ऐसी थी, मतलब 3 इंडस्ट्रीज को छोड़ के सभी इंडस्ट्रीज को डी रिजर्व कर दिया गया. डी रिजर्व का मतलब था कि अब ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंडर है और आप में हम में से कोई भी प्राइवेट सेक्टर का पर्सन जो है वो उन इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकता है. क्लास में पहले आपको बता दूं, ये डी लाइसेंसिंग और कौन सी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के रिजर्व है नहीं, ये हम जो पॉलिसी ऑफ 1991 के इंट्रोडक्शन वीडियो में कर चुके हैं. तो अगर किसी को कोई भी डाउट और आप भूल गए हो कि क्या ये डी रिजर्व क्या हो रहा है या लाइसेंसिंग की क्या बात हो रही है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें जो पॉलिसी ऑफ 1991 के इंट्रोडक्शन की वीडियो है. वहां से आपको ये डी लाइसेंसिंग, ये डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, सारी चीजें वहां डिटेल में डिस्कस है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ठीक है क्लास, तो फटाफट फिर से इस पॉइंट को देखते हैं. तो जो इंडस्ट्रीज पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, अब उन्हें प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया. इससे क्या हुआ? अब प्राइवेट सेक्टर उन इंडस्ट्रीज में भी आने लग गया. तो डी लाइसेंसिंग से, फॉरेन फर्म्स की एंट्री से और डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर, इन तीनों रीजंस की वजह से कंपटीशन बढ़ गया. इंटरनल भी, लोग, इंडिया के लोग भी बिजनेसेस में एंट्री करने लगे. जो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो गई, तो लोग उन इंडस्ट्रीज में भी एंटर करने लगे. फॉरेन फर्म्स जो इंडिया में आए तो उससे तो ऑटोमेटिक कंपटीशन बढ़ना ही था. अब क्लास हम पढ़ते हैं नोट्स जो आपको एग्जाम में लिखना है. इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट यू हैव टू राइट इन एग्जाम, लेट्स रीड दैट. आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डी लाइसेंसिंग, liberalized entry of foreign firms have increased the competition for Indian firms, especially in the service industry.
तो ये ध्यान रखो क्लास, सबसे ज्यादा अगर कहीं कंपटीशन आया तो वो कंपटीशन कौन सी इंडस्ट्री में आया? सर्विस इंडस्ट्री में आया। लाइक टेलीकम्युनिकेशंस, एयरलाइन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये वो इंडस्ट्रीज थी जो पहले सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर इनको ऑपरेट कर सकता है, बट अब इन इंडस्ट्रीज को किसके लिए ओपन कर दिया गया? प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो सबसे ज्यादा अगर कंपटीशन कहीं सेटअप हुआ तो वो कहाँ हुआ? सर्विस इंडस्ट्री में। तो क्लास जब आप ये चीज अपने एग्जाम में लिखोगे तो आप खुद सोचो एग्जामिनर पे कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि कंपटीशन बढ़ गया। तो चलो आपको पता है, बट आपको ये भी पता है कि सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर किसी सेक्टर में बढ़ा तो वो कौन सा सेक्टर था? सर्विस इंडस्ट्रीज। ओके क्लास, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 इज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। यस क्लास, अब हम बात करें अगर कस्टमर्स की, बात मेरी आपकी, वी ऑल आर कस्टमर्स, तो हम अब ज्यादा डिमांडिंग हो गए। डिमांडिंग को अगर हम सिंपल हिंदी टर्म में अगर मैं इसे ट्रांसफॉर्म करूं तो इसका मतलब होता है कस्टमर्स के नखरे ज्यादा बढ़ गए हैं। Why is it so? ऐसा क्यों हो गया है कि अब हम लोगों की डिमांड्स बढ़ गई है प्रोडक्ट को लेके, हम प्रोडक्ट में बहुत अच्छे फीचर्स चाहते हैं, डिस्काउंट चाहते हैं, मतलब इतने बेसिकली हमारे टैंट्रम्स, हमारे नखरे क्यों बढ़ गए हैं? द रीजन इज दैट क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि वी आर गेटिंग अ वाइड चॉइस। हमारे पास इतनी ज्यादा चॉइस है सिलेक्ट करने की that now we are becoming more and more demanding। आप खुद देखो, आपको क्लोथ्स की बात करें, एक टूथपेस्ट की बात करें, कॉस्मेटिक्स की बात करें, कार्स की बात करें, तो वी आर हैविंग सो मेनी ब्रांड्स टू चूज फ्रॉम। इतने सारे ब्रांड्स हैं जो डिफरेंट फीचर्स हमें दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्काउंट्स, ऑफर्स हमें दे रहे हैं, एंड हमारे पास इतनी चॉइस है। तो ये तो ऑटोमेटिक बात है कि हमारे अंदर जो कहते हैं ना कि टैंट्रम्स बढ़ जाएंगे, अब हमें ज्यादा चीजों की डिमांड है। इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखो जो आपको इस पॉइंट में जरूर मेंशन करनी है अपने एग्जाम में, वो ये है कि अब जो मार्केट है वो कस्टमर ओरिएंटेड बन गई है। कस्टमर ओरिएंटेड मीन कस्टमर इज द किंग। अब सभी प्रोड्यूसर, सभी ब्रांड के सेलर्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कर सके, किसी भी तरह हम कस्टमर को परसुएड कर सके कि वो हमारा प्रोडक्ट ले। तो यानी किंग कौन बन चुका है? कस्टमर बन चुका है। तो लेट्स रीड इट। Today customers have become more demanding because they are well informed। एक तो हम well informed है, हमें टीवी पे हर तरह की एडवर्टीजमेंट्स दिखती है, हमें इंटरनेट की हेल्प से डिफरेंट ब्रांड्स, उनके फीचर्स, उनके प्राइस, इवन वी कैन कंपेयर 2 or 3 ब्रांड्स टुगेदर। तो इंफॉर्मेशन पूरी हमारे पास, हम वेल इन्फॉर्म्ड है, हमारे पास वाइडर चॉइस है। Today customers have become more demanding because they are well informed। Increased competition in the market gives the customers wider choice। ये सबसे important point है कि competition increase होने की वजह से, increased competition से हमें wider choice मिलती है in purchasing better quality of goods and services। इतने सारे brands जब हमें different product, different features के साथ offer करेंगे तो इससे ज्यादा wider choice क्या होगी? We are getting so much wider choice। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने हाईलाइट करी है, सिमिलरली आपको भी एग्जाम में हाईलाइट करनी है। मोर डिमांडिंग कस्टमर का पॉइंट जब भी एग्जाम में एक्सप्लेन करोगे तो यू मस्ट राइट दिस थिंग, दिस हैज क्रिएटेड कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट इन द कंट्री। यस दैट्स ट्रू कि इसकी वजह से, इतनी वाइडर चॉइस होने की वजह से कस्टमर्स के इतने नखरे उठाए जाते हैं। तो आज की जो मार्केट है वो क्या बन चुकी है? वो बन चुकी है कस्टमर ओरिएंटेड। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। Point number 3, rapidly changing technological environment। इस क्लास सबसे ज्यादा फास्ट पेस पे अगर कोई एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बहुत जल्दी न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स आप अपने सामने देखते हो। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है क्लास? इसके पीछे भी रीजन है इंक्रीज्ड कंपटीशन। इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि अगर फर्म्स मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं तो उन्हें रेगुलर बेसिस पे नए तरीके के प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, इनोवेशंस करनी पड़ेगी, पैकेजिंग में इनोवेशंस करनी पड़ेगी, प्रमोशन में इनोवेशंस करनी पड़ेगी, जस्ट टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट। अगर वो कुछ भी नया नहीं लाके देंगे कस्टमर को तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरी कंपनी की तरफ चले जाओगे। इट्स अ फैक्ट। तो इसीलिए अल्टीमेट रीजन क्या है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अपने प्रोडक्ट को सामने लाने के लिए या अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सरवाइव करने के लिए, अपनी कंपनी को मार्केट में ग्रो करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लानी पड़ती है, आपको न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन देखनी पड़ती है, आपको इनोवेशंस लानी पड़ती है अपने प्रोडक्ट के फीचर्स में, उसकी पैकेजिंग में, उसके प्रमोशन में। लेकिन क्लास हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका मेन हेडिंग क्या है?
इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस। तो बिजनेस पे जब हम इसका इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें हर तरीके के बिजनेस पे इम्पैक्ट पढ़ना है। ये बात सच है कि मार्केट में सरवाइव करने के लिए बिजनेसेस को ग्रो करना पड़ता है और ग्रो करने के लिए उन्हें इनोवेशंस करनी है। बट क्लास ये जो मिडिल आप कह सकते हो मीडियम फर्म्स हैं, जो लार्ज स्केल फर्म्स हैं, लार्ज स्केल फर्म्स तो बहुत इजीली इनोवेशन कर लेंगे, वो तो बहुत पैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा देंगे और न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, न्यू प्रोडक्ट्स निकालेंगे, अपने प्रोडक्ट में न्यू फीचर्स बहुत इजीली निकाल लेंगे। बट सोचो उन स्मॉल फर्म्स के बारे में जिनके पास पैसा बहुत कम होता है, लैक ऑफ फंड्स होते हैं, वो कैसे इनोवेशन कर सकते हैं। तो जब हम इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं ना क्लास, ध्यान दो इस चीज को, व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट इम्पैक्ट, तो आपको उस इम्पैक्ट को जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको अगर इम्पैक्ट डिफरेंट है लार्ज और स्मॉल स्केल फॉर्म में तो आपको वो मेंशन करना है। ठीक है, लेट्स रीड द पॉइंट। इंक्रीज्ड कंपटीशन हैव फोर्स्ड द फर्म्स टू डेवलप न्यू वेज टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट। यस, ये ट्रू है कि फर्म्स को नए नए तरीके निकालने पड़ते हैं मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। कस्टमर को कुछ ना कुछ हमेशा नया चाहिए। यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप न्यू टेक्नोलॉजी ढूंढो, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट करो और उससे आप एकदम न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस कस्टमर को दोगे एंड कस्टमर खुश है, वो आपके प्रोडक्ट को लेगा। आप टेलीफोन, आप मोबाइल फोन्स में देखो कितनी जल्दी न्यू फीचर्स ऐड करती है कंपनीज जस्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट। अगर वो न्यू फीचर्स ऐड नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं करेंगे तो कौन उनकी कंपनी के सेल फोन्स खरीदेगा। उन्हें इनोवेशंस करनी पड़ती है। एसीज में, रेफ्रिजरेटर में कॉन्टिन्यूस इनोवेशंस होती हैं, तभी वो मार्केट में बने रहते हैं और ग्रो करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो स्मॉलर फर्म्स है, जिनके बारे में बात करूं क्लास, कि जो स्मॉलर फर्म्स है उनके लिए ये एक टफ चैलेंज है, क्योंकि उनके पास क्या है, लैक ऑफ फंड्स। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सके या इनोवेशंस कर सके या रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पैसा लगा के कुछ नई अपने प्रोडक्ट को नया फीचर उसमें ऐड कर सके। वही बात है कि इनोवेट कर सके प्रोडक्ट को। तो क्लास जब आप एग्जामिनिंग पॉइंट लिखोगे तो आपको तो मेंशन करना है कि इंक्रीज कंपटीशन का क्या क्या इफेक्ट है। फर्म्स जो है नए तरीके निकाल रहे हैं मार्केट में ग्रो करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं मार्केट में। बट ये मेंशन करना मत भूलना दूसरा इम्पैक्ट कि इसका जो स्मॉलर फर्म्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, एज उनके लिए एक टफ चैलेंज है क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी है। ओके क्लास, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। पॉइंट नंबर 4, नेसेसिटी फॉर चेंज। क्लास अब बिजनेस फर्म्स के लिए अपने आप को चेंज करना ऑप्शनल नहीं था, अब उनके लिए नेसेसरी हो गया था, कंपल्सरी हो गया था। यह वैसे भी पढ़ चुके हो कि मैनेजमेंट इज डायनामिक। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, कंपनी को अपनी पॉलिसी एंड प्लानिंग जो है वो चेंज करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आएगा एंड कंपनी अपने आप को, अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं करती तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। ये एक बिजनेस का गोल्डन रूल है, जैसे अकाउंट्स में गोल्डन रूल होते हैं। ये बिजनेस का क्लियर गोल्डन रूल है कि जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज आएगा, कंपनी को अपनी प्लानिंग एंड अपनी पॉलिसी में चेंजेस करने ही करने। अब क्या था, 1991 से पहले जो मार्केट फोर्सेस थी वो इतनी टर्बुलेंट नहीं थी। टर्बुलेंट मींस बहुत जल्दी बदलती नहीं थी, चेंज नहीं होती थी, स्टेबल थी। तो बिजनेस फर्म्स को भी ज्यादा खुद को चेंज करने की नीड नहीं पड़ती थी, क्योंकि जब बाहर का बिजनेस एनवायरनमेंट ही चेंज नहीं हो रहा, बाहर का बिजनेस एनवायरनमेंट ही स्टेबल है, तो कंपनी को भी अपने अंदर चेंजेस लाने की कोई नीड नहीं होती थी। बट आफ्टर 1991 मैं फिर वही कह रही हूँ, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, डी लाइसेंसिंग हो गई और बहुत सारी एमएनसीज इंडिया में एंट्री करने लग गई। कितनी एमएनसीज को इंडिया में एंट्री मिली, एफडीआई बढ़ गया, मतलब इतने सब चेंजेस हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से मार्केट फोर्सेस एकदम टर्बुलेंट हो गई। टर्बुलेंट का मीनिंग क्या होता है क्लास, की बहुत जल्दी चेंजेस आने लग गए। ठीक है, तो जब इतनी मार्केट फोर्सेस टर्बुलेंट हो गई, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूस रेट पे चेंज होता चला जाता है, तो जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो बिजनेस की ड्यूटी बनती है कि वो भी खुद को चेंज करे। अगर वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं करता तो बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं बता दूं कि अब टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो भाई, आज का जो यूथ है वो सारी शॉपिंग है काफी कम ऑनलाइन करना प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू डूइंग सम फिजिकल ट्रांजेक्शन, चाहे पैसे पे करने की बात हो, कुछ भी बात हो। तो जो हम लोग हैं आजकल के, वी प्रेफर 90% ऑफ आवर वर्क थ्रू ऑनलाइन मोड,
कि नेट के थ्रू काम हो जाए, तब अभी सभी बैंक्स ने नेट बैंकिंग शुरू करी है। सभी जो कंपनीज है, इवन जो स्टोर्स हैं, वो पेटीएम या भीम यूपीआई रखते हैं कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट करें। सभी काफी कंपनीज ने अपनी वेबसाइट, अपनी एप्स बना ली हैं ताकि हमारे लिए ट्रांजैक्शन इजी हो जाए। तो वही बात है, जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होगा, कंपनीज को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इट्स नॉट ऑप्शनल फॉर देम, अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द पॉइंट इज नेसेसिटी फॉर चेंज। चेंज की अब नेसेसिटी, अब जरूरत है, इट्स नॉट ऑप्शनल। अब क्लास देखो क्या लिखा है, बिफोर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 के रिफॉर्म्स से पहले बहुत स्टेबल पॉलिसीज होती थी, ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट आफ्टर 1991 द मार्केट फोर्सेस हैव बिकम टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मींस जो बहुत जल्दी रेट पे चेंज होते रहते हैं। As a result of which the enterprises have to continuously modify their operations. अब उन्हें अपने ऑपरेशंस को फटाफट मॉडिफाई करना पड़ता है, जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे बाहर एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, कंपनीज को अपने आप को चेंज करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूसली मॉडिफाई देयर ऑपरेशंस। और क्यों मॉडिफाई करने पड़ते हैं? टू मीट द नीड्स ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करने के लिए बिजनेसेस को अपने ऑपरेशंस को मॉडिफाई करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एनी फर्म। ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। ह्यूमन रिसोर्स जो है, आप कह लो कंपनी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, आपके एम्प्लॉयज यानी ह्यूमन रिसोर्स। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस का ह्यूमन रिसोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अर्लियर जो मार्केट कंडीशंस में बात कर रही हूँ बिफोर 1991 की, तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन नहीं था, ठीक है ना, ज्यादा आप कह सकते हो कंपटीशन तो चलो नहीं था ज्यादा, और ना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी, ना ही कस्टमर्स मोर डिमांडिंग थे। तो उस वजह से क्या था, यहाँ पे जो है वो अनस्किल्ड या वी कैन से सेमी स्किल्ड वर्कर से भी काम चल जाता था। मतलब जो ट्रेडिशनल हमारा बिजनेस सिस्टम था उसमें इतनी टेक्नोलॉजी तो एडवांस नहीं थी, तो जो सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स है उनसे भी काम चल जाता था। वी डिड रिक्वायर स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए होते थे, बट कहीं ना कहीं अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड से भी काम चल जाता था। बट आफ्टर 1991 बात घूम फिरा के फिर वहीं आ गई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद, एमएनसीज के एंट्रीज के बाद, एक्सेसिव कंपटीशन के बाद, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद, अब आप खुद देखो मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफिसेज में विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके थ्रू हो रहा है। अब जो आजकल का बिजनेस सिनेरियो है, जो आजकल का बिजनेस एनवायरनमेंट है, जिस तरह की कॉन्टिन्यूस रेट पे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, जो एकदम टेक्नोलॉजी फटाफट फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है, एडवांस हो रही है। अब इन टाइप के वर्कर से काम नहीं चल सकता। अब जरूरत है हमारी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की। नाउ देयर इज अ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब जो हमारे एम्प्लॉयज है, हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। अब हमें कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स ही चाहिए जो इस कट थ्रोट कंपटीशन में काम कर सकती है। तो अब क्लास कंपनीज को चाहिए स्किल्ड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। कॉम्पिटेंट मींस टैलेंटेड। अब हमें टैलेंटेड स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए जो आजकल की टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको यूज कर सके, जो एमएनसीज के साथ compete कर सके। तो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ वर्कर्स अब कुछ काम नहीं करेंगे। नाउ देयर इज एन अर्जेंट नीड टू ट्रेन योर वर्कफोर्स। उनको आप ट्रेन करें, उन्हें स्किल सिखाएं, उन्हें स्किल्ड कराया जाए, उन्हें कॉम्पिटेंट बनाया जाए। ओनली देन यू कैन compete with the foreign firms. Point number 6, market orientation. क्लास बिफोर 1991 जो अप्रोच फॉलो होती थी मार्केट में वो थी प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। पहला भी इस अप्रोच को समझो। प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या था? जो प्रोड्यूसर्स होते थे यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट, वो पहले बनाते थे सामान जैसा उनका मन करे, एंड देन सेल इट इन द मार्केट।
और उसके बाद उसे मार्केट में सेल करते थे कस्टमर्स को परसुएड करके। इसके अंदर हम कस्टमर्स की नीड्स वांट से कोई मतलब नहीं होता था। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, बहुत पुराने जमाने की बात है 1991 से पहले, कि प्रोड्यूसर्स पहले प्रोडक्शन कर लेते थे, अपनी मर्जी का सामान बना लेते थे, उसके बाद कस्टमर्स को वो परसुएड करते थे कि जो कस्टमर है वो सामान खरीदे। ठीक है, लेकिन 1991 के बाद जैसे हमने बोला कि कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट बनेगी, मैंने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करा है कि इतना कंपटीशन बढ़ गया, इतना ज्यादा, हद से ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया कि कस्टमर किंग बन गया मार्केट का और कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट हो गई। यानी कहने का मतलब है मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या है, फर्स्ट कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई की जाती थी पहले, उसके बाद जब नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई हो गई देन प्रोडक्ट डेवलप्ड होता था। ये समझो, ये दो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच का लॉजिक यही था कि पहले प्रोडक्ट बना लिया, कोई कस्टमर की नीड्स वांट से मतलब नहीं, प्रोडक्ट बना लिया, बनाने के बाद अब कस्टमर्स को कन्विंस कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको खरीदो, इसको खरीदो। लेकिन 1991 के बाद कंपटीशन इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, कस्टमर्स इतने डिमांडिंग हो गए कि अब पहले कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई होते हैं कि आखिर कस्टमर क्या चाहता है, एंड उसके बाद उसकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग कंपनीज क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, वैसे तो ये मार्केटिंग चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी अब मैं पूरे बेस से समझा रही हूँ। ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स वर आइडेंटिफाइड फर्स्ट एंड देन द प्रोडक्ट वाज डेवलप्ड टू सैटिस्फाई देयर नीड्स। Last point is loss of budgetary support to the public sector. Budgetary support means जब गवर्नमेंट एनुअल बजट डिक्लेयर करती है तो उसमें से कितने फंड्स वो पब्लिक सेक्टर के लिए अलग से सैंक्शन करती है। तो लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर मींस आफ्टर द पॉलिसी ऑफ 1991 गवर्नमेंट को रियलाइज होगा कि काफी पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है वो सिक यूनिट्स बन चुके हैं। दैट मींस दे आर कॉन्टिन्यूसली इनकरिंग लॉसेस एंड दे आर नॉट वर्किंग एफिशिएंटली। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, जो बजटरी सपोर्ट गवर्नमेंट एवरी ईयर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को करोड्स ऑफ रुपीस देती थी वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। एंड गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ये क्लियर इंडिकेशन दे दी दैट अगर वो मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं, अगर वो मार्केट में ग्रो करना चाहते हैं, तो उन पीएसयूज को एफिशिएंटली वर्क करना पड़ेगा एंड अपना रेवेन्यू खुद अर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि दे आर इनकरिंग लॉसेस एंड गवर्नमेंट उनको एवरी ईयर बहुत सारा पैसा या फंड्स दे रही है, ऐसा नहीं होगा। अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंटली रन करना पड़ेगा ताकि वो इनफ अमाउंट ऑफ अर्निंग्स जो है वो अर्न कर सके। Government has reduced the financial support to the PSUs. It is a major common line होगी, introductory line. After this, PSUs have realized that in order to survive and grow in the competitive world, जितना competition हो गया है, अगर उसके अंदर वो survive करना चाहते हैं, they will have to improve their performance and generate their own resources. उन्हें बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी पड़ेगी और अपना रेवेन्यू खुद अर्न करना पड़ेगा। अगर कोई पीएसयू कॉन्टिन्यूसली लॉसेस इनकर करेगा तो हम पढ़ चुके हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन कि उसके इक्विटी शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिए जाएंगे एंड वो यूनिट जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएगी। ठीक है क्लास, तो यानी गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट जितना भी गवर्नमेंट देती थी वो रिड्यूस कर दिया। तो अगर हम इन 7 के 7 पॉइंट्स को कंक्लूड करें, हाँ कुछ एरिया में स्मॉल सेक्टर के ऊपर लिमिटेशन है, कुछ एरिया में कुछ स्मॉल इंडियन फर्म्स कम्पीट नहीं कर पा रहे, बट अगर ओवरऑल कंक्लूड करा जाए सारे इम्पैक्ट को तो इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें निकलता हुआ दिखता है ऑन द इंडियन इंडस्ट्रीज। एमएनसीज के आने के बाद, एलपीजी पॉलिसीज के आने के बाद एम्प्लॉयमेंट बढ़ी इकोनॉमी में एंड जो बिजनेस है चाहे उनके लिए ये नेसेसिटेट हो गया, नेसेसिटी उनके लिए बन गई, बट जितने भी बिजनेसेस हैं उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव किया है, कॉन्टिन्यूस इनोवेशंस करी हैं प्रोडक्ट में, और जो मार्केट पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेड थी यानी पहले प्रोड्यूसर किंग था, अब वही मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड बन गई है एंड अब कस्टमर किंग बन चुका है मार्केट का। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन पॉलिसीज का जो है एलपीजी पॉलिसीज 1991 का इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है।